गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक पूर्वी का लास्ट यूनिट 5 ब्रेव हार्ट्स। ये बहुत ही पावरफुल और इमोशनल यूनिट है दैट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ करेज, sacrifice and patriotism. This unit will remind us that true heroes. The heroes are those who serve others selflessly, who stand strong in the face of fear, and who dedicate their lives to protecting our nation and its people. इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है A Homage to Our Brave Soldiers. This chapter is a heart-touching tribute to the brave men and women of our Indian armed forces who guard our borders day and night, and often facing harsh weathers, loneliness and danger, yet never giving up their duty to protect our motherland. Through this chapter, we will understand the real meaning of bravery and patriotism, and that it's not just about fighting wars, but about selfless service, discipline, and unwavering love for the nation. It also reminds us to be grateful, and because every freedom we enjoy today has been secured by the courage of our soldiers, right? They are the real heroes, the silent protectors, and the pride of our nation. And if you feel proud of our soldiers and love learning inspiring stories like this, then don't forget to like this video, to show your respect, share it with your friends and classmates so they too feel inspired, and subscribe to the channel and press the hit bell icon for more such meaningful lessons full of courage, love and inspiration, right? तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. लेट्स रीड. टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स. तो दो दोस्त हैं जो अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं अपने देश के ब्रेव सोल्जर्स के बारे में. जो भी वो फील करते हैं वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द National War Memorial that has left a deep impact on her. तो उन दोनों दोस्तों में से जो एक है उसने रिसेंटली एक विज़िट की है नेशनल वॉर मेमोरियल की. तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस अपने दूसरी फ्रेंड को बता रही है, क्योंकि इस नेशनल वॉर मेमोरियल की विज़िट ने उसके ऊपर काफ़ी डीपली इम्पैक्ट किया है. They exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of their sacrifices made by the brave hearts of the country. The memorial symbolizes the patriotism of Indian soldier. Which is this memorial? तो ये लेटर की फॉर्म में ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं. ये अब लेटर्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को और मतलब अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं कि फ्रीडम के लिए कितने ग्रैटिट्यूड फील करते हैं इन ब्रेव हार्ट्स का, हमारे देश के, जिन्होंने अपनी लाइफ को बिना कुछ सोचे समझे सेक्रीफाइस कर दिया. मतलब देश की सेवा को ही ऊपर रखा अपनी लाइफ से भी ज़्यादा. तो ये एक लेटर है पहला, जैसे कि आप लोग भी लेटर्स लिखते होंगे तो ये भी उसी फॉर्मेट में लिखा गया है. सबसे पहले सेंटर का एड्रेस है हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु, डेट है और फिर सैल्यूटेशन है. तो ये एक लेटर है जो कि एक बच्ची अपनी फ्रेंड आनंदा को लिख रही है. इसके जो फ्रेंड है उसका नाम है आनंदा. तो वो उसे बताने जा रही है कि हाल ही में उसने एक बहुत ही ख़ास जगह पर विज़िट किया है जिसका नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल. तो इस लेटर में वो अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस और उसके मन में जो देशभक्ति की भावना है ये इसको शेयर कर रही है. तो वो लेटर शुरू करती है, डियर आनंदा, होप यू आर ऑल डूइंग वेल. मतलब वो अपने दोस्त से उसकी खैरियत पूछती है. यानी कि ये जो बिगनिंग है लेटर की ये बहुत ही फ्रेंडली है, जिसमें हम अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि भाई अच्छा होगा. मतलब शी होप्स दैट एवरीथिंग इज़ फाइन
एट हिज साइड, मतलब जैसा हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को लेटर, ये बच्ची भी अपनी फ्रेंड को ऐसे ही लेटर लिख रही है. डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कॉन्वर्जेशन अबाउट वॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीस. तो वो उसको याद दिला रही कि जो उसने पहले बात की थी, जो पहले लेटर के मीडियम से जो उसने अपने दोस्त से बात की थी, वो उसने वॉर और पीस के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की थी. पहले के टाइम में ना ऐसे ही होता था, जो हम सभी लोग, मतलब हम लोग तो नहीं, लेकिन जो हमारे से जो पिछली जनरेशन है, हमारी दादी नानी वाली जो जनरेशन है, उसमें लोग ना फ़ोन वगैरह नहीं करते थे, वो लोग लेटर्स के थ्रू बातें करते थे. तो ये भी लेटर के थ्रू ही बात कर रही है. अभी भी बहुत लोग लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को, लेकिन अभी कम लिखते, पहले बहुत ज़्यादा लिखते थे. तो ये सबसे पहले तो पिछली जो इनकी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी, ये उसके बारे में बता रही है कि पिछली बार हमने वॉर और पीस के बारे में बात की थी. तो अभी भी वो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रही है कि वॉर क्यों होती है और पीस क्यों ज़रूरी है. वी टॉक अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मेनी सेंचुरीज. सो वो याद करती है कि उन्होंने पिछले लेटर में, पिछली कॉन्वर्जेशन में उन्होंने डिस्कशन किया था कि भारत को आज़ादी पाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. मतलब ब्रिटिश रूल से फ्री होने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल. सो आज़ादी मिलने के बाद भी, इवन मतलब आज़ादी से पहले भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी भारत को कई बार कई युद्ध लड़ने पड़े ताकि जो देश की बॉर्डर्स हैं उसकी सेफ्टी हो सके, और देश के अंदर जो टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, इनकी जो यूनिट है वो बनी रहे, लोगों की सेफ्टी जो है वो बनी रहे. मतलब आज़ादी के बाद भी सैनिक, मतलब जो सोल्जर्स थे, उनको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा. ऐसे कई सारे वॉर हुए हैं जो 1947 के बाद इंडिया ने लड़े हैं अपने आसपास के देशों से, अपनी देश की रक्षा करने के लिए, अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितने वॉर्स के बारे में पता है, और किसके साथ कौन सी ईयर में वॉर हुआ था, ये भी आप मुझे बताइए. दिस मेड मी वॉन्डर हु वर दीज brave Indian people. They fought to protect our country and sacrificed their lives so that we could lead our lives in peace. अब वो सोचती है कि आखिर वो ये लोग हैं कौन, मतलब वो कौन ब्रेव, मतलब ये कौन से ब्रेव इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान तक सेक्रीफाइस कर दी ताकि हम लोग शांति से जी सके. देखिए हमारे जो सोल्जर्स हैं अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं, हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ खड़े हैं, बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में, बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर वो वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं. उनको कोई सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं लगता उन्हें. वो बीमार भी होते हैं तब भी वो खड़े रहते हैं. तो वो लोग ऐसा क्यों खड़े हैं हमारे लिए, वो तो हमें जानते भी नहीं है, वो हमें नहीं जानते, फिर भी वो हमारे लिए वहाँ खड़े हैं. हम तो कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हैं उनके लिए. वो ये सब इसलिए करते हैं, अपनी अपनी लाइफ तक की कुर्बानी दे देते हैं ताकि हम शांति से जी सकें. तो वो सोल्जर्स ही एक्चुअली में सच्चे हीरोज़ हैं. मतलब यहाँ पर ये जो ऑथर है ये भी उन्हें सच्चा हीरो कह रही है कि वही सच्चे हीरो हैं, वही रियल हीरोज़ हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ तक कुर्बान करने से एक बार भी हेजिटेट नहीं होते. हम जो मूवीज़ में एक्शन हीरोज़ देखते हैं और जो भी हीरोज़ वगैरह हम देखते हैं, वो हम उन्हें हीरो मानते हैं, जबकि वो तो सब नकली हीरो हैं, वो तो सब एक्टिंग करते हैं. लेकिन असली हीरो तो ये हैं जो सोल्जर्स हैं, जो अपनी लाइफ को कुर्बान कर देते हैं हमारी सेफ्टी के लिए. सो मतलब वो सोल्जर्स को सच्चे हीरोज़ की तरह इमेजिन कर रही है. व्हाट वर देयर नेम्स, मतलब वो कह रही है कि ये कौन होते होंगे ये ब्रेव इंडियन पीपल जो सोल्जर्स बनते हैं, जो हमारी कंट्री के लिए लड़ते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम लोग पीसफुली रह सके. क्या नाम होते होंगे इनके, हम तो उनका नाम नहीं जानते. वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए होंगे, हमारे देश के किस कोने से, किस गांव से वो आते होंगे. डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम. और जब वो वॉर में शहीद हो जाते हैं, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो क्या कोई उन्हें याद भी करता है बाद में. लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू some of my questions during an educational trip to न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल. तो बताते कि पिछले हफ्ते ना उनके स्कूल में एक एजुकेशनल ट्रिप के दौरान
उसे इस इन सवालों का जवाब मिला। मतलब ये जो सवाल आए ना मन में, जो ये लेटर लिख रही है बच्ची, उसके मन में ये सारे सवाल थे सोल्जर्स को लेके। लेकिन इनके स्कूल में पिछले महीने एक एजुकेशनल ट्रिप हुआ न्यू दिल्ली में, तो वहाँ जाकर उस ट्रिप पर जाकर इसके कुछ सवालों का जवाब मिला। यानी कि ये एक ऐसी जगह गई थी जहाँ पर इन्हें इन सोल्जर्स के बारे में पता चला। यानी कि वो जगह थी नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ देशभक्ति की भावना से उसका दिल भर गया। यू may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance। तो वो कहती है कि तुमको याद है, मतलब ये कह रही है कि तुम यू मे रिकॉल, मतलब ये शायद इसको इस ट्रिप के बारे में पहले ही बता चुकी है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें याद है। मतलब वो कहती है कि वो इस ट्रिप का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप। मतलब इस ट्रिप के बारे में पहले भी वो अपने फ्रेंड आनंदा से बात कर चुकी है। वो कहती है कि मैं तो इस ट्रिप का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से, क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री और एजुकेशन दोनों से जुड़ी जगह देखने को मिलने वाली थी, जैसे कि इंडिया गेट, लाल किला, संसद भवन और भी बहुत सारी जगह। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू। अब वो अपने दोस्त को बताती है कि मैंने वहाँ बहुत कुछ नया सीखा और वो मैं सब तुम्हें बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं बताना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ सब कुछ। तो इससे तो पता चलता है कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इमोशनल है। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मोन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। अब वो यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस बनाती है और कहती है अपने दोस्त से, कहती है कि ज़रा सोचो वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। अब रीडर्स भी यहाँ सोच रहे हैं। लेट्स सी इफ़ यू कैन गेस। चलो देखते हैं आप गेस कर पाते हो या नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018। अब वो हिंट दे रही है कि इस मोन्यूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन था ना, वो अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और 19 फेब 2019 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है। इट इज़ envisioned एंड देन inaugurated बाय इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन February 2019। अब वो बताते हैं कि मैंने मोन्यूमेंट जो है वो उसको उसका शुरू तो बनना किया था 2018 अप्रैल में, और बनना ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट 10 महीने बाद फरवरी 2019 में। इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मतलब ये जो बना ना, इसके बारे में बता रही है ये आगे। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज इट स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट। अब वो कहते हैं कि अगर लोकेशन और जो जिस जगह पर, जिस एरिया में ये मॉन्यूमेंट बना है, अगर हम उसकी बात करें तो ये 40 एकर्स लैंड पे बना है। और ये जो इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट आपको पता होगा, ये उसके बहुत पास है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट्स अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। ये मॉन्यूमेंट हमारे ब्रेव इंडियंस को रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बनाया गया है। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड। और वो कहती कि शायद, मतलब मतलब मुझे लगता है कि तुमने गेस कर लिया होगा। मतलब वो हिंट दे रही है ये मेमोरियल जो है ये इंडिया गेट के पास है, ऑलमोस्ट 40 एकर्स लैंड बना है और भारत के सारे बहादुर सैनिकों को डेडिकेटेड है। अब वो कहती कि मुझे लगता है तुमने पहचान लिया होगा। इट इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल। वॉन्ट यू से अ लॉन्ग डिज़ायर्ड एस्पिरेशन वॉज फुलफिल्ड। तो वो बताती है कि भाई ये कोई कहीं और की बात नहीं कर रही है, तो नेशनल वॉर मेमोरियल की बात कर रही है। और ये तो मेरी बहुत पुरानी विश थी, एस्पिरेशन थी, जो फुलफिल हो गई। Our visit to the National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect herself, and the freedom and security we enjoy today is because of many brave men and women who have served in the Indian Armed Forces over decades। अब यहाँ पर वो कहती है कि हमारी विज़िट जब हुई थी नेशनल वॉर मेमोरियल में, तो हमारे टीचर ने बताया था कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश को, इसकी सेना को युद्ध लड़ने पड़े, हमारे देश की रक्षा के लिए कई युद्ध करने पड़े। जैसे कि 1947 में तो लास्ट
ब्रिटिशर्स से हुआ था, उसके बाद 1962 में हुआ, 65 में हुआ, 1977 में हुआ और 1999 में हुआ, कारगिल वॉर जब हुआ था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो जो ईयर्स मैंने बताए हैं 1947, 1962, 1965, 1977 और 1999, इन ईयर्स में कौन सा वॉर हुआ था और किसके साथ हुआ था। सो तो बताते कि हम ये जो ये जो लैंड है, ये जो मेमोरियल है, इसमें सारे भी जितने भी मतलब जितने भी ब्रेव मैन एंड वीमेन रहे हैं जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व किया है, मतलब उनको वहाँ पर, मतलब उस मेमोरियल में उनको एक जगह दी गई है। सैडली शी सेड वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है कि जब भी वॉर होती है तो वो अपनी कीमत ज़रूर लेती है। ये बात तो देखिए बिल्कुल सच है। And therefore brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947। तो वो ये भी कह रहा है कि भाई जब जब देश में वॉर हुआ है तब तक हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। बहुत सारे हमारे ब्रेव सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है, अपनी लाइफ निछावर करनी पड़ी है इंडिपेंडेंस के बाद भी, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। This is what makes monuments like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom। अब यहाँ पर कहती है आगे ये बच्ची कि यही कारण है कि नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि इन्हें बनाया जाए, ताकि हम ये कभी ना भूलें कि हमें जो फ्रीडम मिली है वो उसकी हमने कीमत चुकाई है। यानी कि हम जितने भी अभी जैसे हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, तो ये आज़ादी हमें फ्री में नहीं मिली है, हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस आज़ादी के लिए। तो इस तरह के मेमोरियल्स ज़रूर बनाने चाहिए और इन मेमोरियल्स पर हमें टाइम टू टाइम विज़िट भी करनी चाहिए। मतलब हमारी आज़ादी की सांस हज़ारों लोगों की लाइफ के सेक्रीफाइस के बाद हमें मिली है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर। तो वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि युद्ध केवल जीत या हार नहीं लाते, सिर्फ युद्ध में एक हार या जीत नहीं होती है। युद्ध में हार और जीत के अलावा पेन होता है, अपनों को खोने का, वॉर का हॉरर होता है, एक दूसरे को अपने को जब जब हमारा कोई अपना सोल्जर होता है और जब वो हमसे दूर हो जाता है बिकॉज ऑफ वॉर, तो हमें उस वॉर की कीमत पता चलती है। सो इट्स अ रिमाइंडर दैट विक्ट्री always comes with a price. We learned that each brick of the memorial is called a tablet, and it bears the name of soldier who fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date, including Indo-China conflict in 1920, 1962, Indo-Pak wars in 1965 and 1971, the Kargil war in 1999, and there are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched। अब वो कहते हैं कि मेमोरियल में ना हर एक ईंट को ईंट नहीं कहा गया है, मतलब ब्रिक को ब्रिक नहीं कहा गया है, बल्कि उसको क्या कहा गया है, टैबलेट कहा गया है। और उस एक टैबलेट पर उन सैनिकों के, उन सोल्जर्स के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की पीस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। मतलब हर एक टैबलेट एक कहानी है वीरता और देशभक्ति की। तो यहाँ पर कुल मिला के 29,000 टैबलेट्स हैं, जिस पर 29,000 टैबलेट्स में से 26,000 से ज़्यादा पर अभी लिखे गए हैं नाम। मतलब अभी कुछ खाली है क्योंकि आगे भी वॉर होगा ही कभी ना कभी, और जब वॉर होता है तो हमारे सोल्जर्स को अपनी जान तो गंवानी पड़ती है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, हर एक टैबलेट जो है, हर एक जो ब्रिक है, वो एक नाम रिप्रेजेंट करता है। और वो सिर्फ एक नाम रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ एक सोल्जर को रिप्रेजेंट नहीं करता, उस सोल्जर की पूरी फैमिली को, उस पूरी फैमिली के ड्रीम को जो कि अनफिनिश्ड रह गए क्योंकि उनके घर उनका भाई, उनका बेटा, उनका फादर मर गए ना वॉर में, तो वो अनफुलफिल्ड हो गया, अनफिनिश्ड हो गया। मतलब 26,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी, उन्होंने अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया।
It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. और ये जानकर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारी सरकार ने भी इन ब्रेव सोल्जर्स को, इनके सेक्रीफाइस को सम्मानित किया है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि ग्रैटिट्यूड का एक सिंबल है। हमारी टीचर ने हमें बताया, आर टीचर टोल्ड अस अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट्स हु वर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र PVC, India's highest wartime gallantry medal for their service to the nation। अब उनकी टीचर ने इनको बताया कि ना अब तक 26 बहादुर सैनिकों को PVC यानी कि परमवीर चक्र मिल चुका है। ये भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचा गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री होता है जो सोल्जर्स को मिलता है ना, सोल्जर लाइक, तो उनको मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र। एक MVC है, ये तो था परमवीर चक्र, एक है महावीर चक्र, एक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है और शौर्य चक्र है। तो ये कुछ अवार्ड हैं, सम्मान है जो इन सोल्जर्स को दिए गए हैं। ठीक है, मतलब PVC के अलावा, मतलब परमवीर चक्र के अलावा उन्हें और भी बहुत सारे वीरता वाले पुरस्कार दिए गए, जैसे कि महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। राइट। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज posthumously awarded India's first PVC in the Battle of बडगाम in 1947। तो भारत का जो पहला परमवीर चक्र का जो सम्मान मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में हमने आई गेस क्लास 8 में हमने शायद क्लास 8 में हमने पढ़ा है, मतलब क्लास 8 की जो सीरीज़ है या क्लास 9 की, आई गेस क्लास 8 की सीरीज़ है, उसमें आपको इनके बारे में डिटेल मिल जाएगा। जब आप क्लास 8 में जाएंगे ना तब, फ़िलहाल के लिए आप इनको पढ़िए। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को उनके सेक्रीफाइस के बाद यानी कि मरने के बाद उन्हें पहला परमवीर चक्र मिला था, जो 1947 में बडगाम के बैटल में वो शहीद हो गए थे। तो पोस्टह्यूमसली का अर्थ होता है डेथ होने के बाद। राइट, सो ही फॉट ब्रेवली टिल हिज लास्ट ब्रेथ। लेटर सम मोर PVCs were awarded for exceptional gallantry during India-China conflict of 1962 and the Indian-Pakistan War of 1965। तो इसके बाद 1962 में भी भारत और चाइना का जो वॉर हुआ था, और 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें भी कई सारे जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए और उनको PVC मिला। और हर वॉर में एक नए हीरो को जन्म दिया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जान दे दी। राइट। PVC के अलावा भी, मतलब PVC was also awarded for the service during the UN peacekeeping operations in the Congo। राइट। 1971 वाले वॉर में some of the heroes who were awarded the PVC including Lance Naik Albert Eka, Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekon, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, मेजर होशियार सिंह। तो 1971 में जो वॉर हुआ था उसमें भी कई महान ब्रेव सोल्जर्स को मरने के बाद पोस्टह्यूमसली परमवीर चक्र मिला, जैसे कि लैंस नायक एल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर होशियार सिंह को, मतलब इनके नाम भारतीय वीरता की, मतलब इनका नाम भारत के अमर वीरों में शामिल है। सब नेवी पर्सनल इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वर ऑल्सो अवॉर्डेड MVC फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। तो भारतीय नेवी में, मतलब इंडियन नेवी में भी कि जो कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला को भी महावीर चक्र इनके MVC दिया गया। यह उनकी अद्भुत बहादुरी और लीडरशिप के लिए था। राइट। देन द टीचर शेयर्ड विद अस द citation of परमवीर चक्र awardee लैंस नाइक एल्बर्ट एक्का। सो
इसके बाद टीचर ने हमें बताया कि नायक एल्बर्ट एक्का का साइटेशन पढ़ के सुनाया, मतलब उन्होंने क्या कहा था अपनी लाइफ टाइम में वो पढ़ के हमें सुनाया। और वो पढ़कर, साइटेशन का मतलब होता है कि उनके वीरता वाले काम का एक ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन। जैसे जब आप ये मेजर सोमनाथ का जी का चैप्टर पढ़ेंगे ना अगले साल, तो आपको वहाँ उनका भी साइटेशन पढ़ना पड़ेगा कि वॉर में कब क्या हुआ, वो कैसे शहीद हुए, ये सब लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है रिटन फॉर्म में। सो उनका साइटेशन टीचर ने पढ़ के सुनाया, जिसमें उनके युद्ध के समय की कहानी लिखी थी, राइट। और वो कहानी सुनकर जो ये ऑथर है, इसका दिल बहुत भरा है। टच माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, वी वर ऑल स्ट्रक एंड हम्बल बाय हिज ब्रेवरी। तो वो कहानी सुनकर सभी जो स्टूडेंट्स थे वो भावुक हो गए, और काफ़ी प्राउड भी आ गया उनमें कि हम इस देश के लोग हैं जहाँ पर इतने महान सच्चे हीरो हैं, योद्धा हैं। उनके साहस ने दिल को छू लिया और उन मोटिवेट भी किया कि वो भी देश के लिए कुछ करेंगे। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन द आर्मी। तो वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊंगी और उनके जैसे साहसी बनूंगी। तो मतलब यहाँ पर पूरे लेटर का एक बहुत ही सुंदर इमोशनल लाइन दिखती है ये, राइट। देखो ये साइटेशन है लैंस एल्बर्ट, नाइक एल्बर्ट एकर का, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। As we continue our visit around National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyoti that commemorates our soldiers. तो जब वो बताती है आगे कि जब हम नेशनल वॉर मेमोरियल के चारों तरफ घूम रहे थे, तो हमें एक और इम्पोर्टेंट जगह के बारे में बताया गया जिसका नाम था अमर जवान ज्योति, जो कि हमारे शहीद सैनिकों की मेमोरी में हमेशा जलती रहती है। ये यहाँ पर, ये इंडिया गेट के पास है, यहाँ एक ना ज्योति जलती रहती है, वो हमारे वीर शहीद लोगों अमर सैनिकों के याद में जलती रहती है, राइट। तो मतलब ये जो अमर जवान ज्योति है ना, ये असली हार्ट है इस मेमोरियल का, जो हमें याद दिलाता है कि a soldier never truly dies, he spreads life forever, right. The name, as you may have guessed, the present represents the immortal flame that is kept ablaze all through the day and the night to rever the sacrifice of our soldiers. तो ये जैसे कि नाम ही इसका काफ़ी मीनिंगफुल है, अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति का मतलब है फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर, यानी कि अमर जवान, जवान सोल्जर अमर है जो, और उनके नाम की ज्योति जल रही है। तो ये एक इटर्नल फ्लेम है जो सैनिकों के सेक्रीफाइस का प्रतीक है। ये फ्लेम कभी नहीं बुझती है, जैसे सैनिकों की यादें भी कभी फीकी नहीं पड़ती हैं। अर्लियर अमर जवान ज्योति विच ऑल्सो डिस्प्लेड अ राइफल and a helmet was aligned under the arc of India Gate in January 1972 to commemorate India's victory in the India-Pakistan War of 1971। तो ये बताते हैं कि पहले अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे जलती थी। ये जो बिल्डिंग है ना इंडिया गेट की, ये वाली, पहले ये इसके अंदर जलती थी, बाद में ये स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ जलाया गया। मतलब ये पहले इंडिया गेट के नीचे जलती थी और इसको 26 जनवरी 1972 को जलाया गया था। देखिए इतने सालों से 1972, यानी कि अब 2026 26 जनवरी में, मतलब जब ये अब जो नेक्स्ट 26 जनवरी आएगी, मतलब रिपब्लिक डे आएगा, तो इसको ऑलमोस्ट 54 ईयर्स हो जाएंगे जलते जलते, इस ज्योति को जलते हुए 54 ईयर्स हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो उस वॉर की विजय, मतलब विजय हुई थी ना, हम लोग जीत गए थे, इंडिया जीत गया था, तो उसकी याद में ये फ्लेम उन सभी वीर जवानों को समर्पित किया गया जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। और पहले यहाँ पर एक राइफल और एक हेलमेट का भी डिस्प्ले होता था, was aligned under the arc of India Gate in January 1972, right? The National War Memorial now includes Amar Jawan Jyoti in obelisk which is surrounded by 4 chakras। वो कहते हैं कि
अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थापित किया गया और उसमें एक ऑबलिस्क है, मतलब एक ये है पत्थर का ऊंचा सा स्टोन पिलर, इसको ऑबेलिस्क बोलते हैं। तो ओबेलिस्क जो है पिलर है पत्थर का, जिसके चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है और हर एक सर्कल कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जैसे 4 सर्कल बने हैं ना, तो चारों सर्कल कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इमॉर्टैलिटी, ब्रेवरी, थर्ड है सेक्रीफाइस और प्रोटेक्शन। सो ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज। मतलब जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक ज्योति जलाई थी जो हमारे शहीदों की स्मृति में जली थी। तो एक नई रोशनी जो हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि देशभक्ति कभी भी नहीं मरती है। Later, the old flame at India Gate was also merged with the new flame at the National War Memorial. Here's a picture of the new Amar Jawan Jyoti if you haven't seen it. तो वो कहते हैं कि पहले से तो एक जल रही होती है पुरानी फ्लेम, तो बाद में इंडिया गेट पर जल रही पुरानी फ्लेम को नई फ्लेम में मिला दिया जाता है, जिससे ये जो कि एकता का सिंबल बनता है, जैसे पुराना भारत और नया भारत। तो पुरानी ज्योति जो है वो रिप्रेजेंट करती है पुराने भारत को और नई नई ज्योति जो है वो रिप्रेजेंट करती है नए भारत को। तो दोनों को मर्ज करके जला दिया जाता है, मतलब पुराना भारत नए भारत से मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये एकता का प्रतीक है कि दोनों एकजुट हैं अपने वीरों की याद में। यू कैन सी द ओबेलिस्क सराउंडेड बाय द रीथ्स दैट हैव बीन प्लेस्ड एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। तो वो ये जो ऊंचा सा ये जो स्टोन पिलर है जिसके चारों ओर फूलों की माला रखी हुई है, ये हमारे रेस्पेक्ट और ट्रिब्यूट का एक प्रतीक है। यहाँ ना एक माला भी रखी जाती है फूलों की और एक वो भी रखा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, फूलों की माला रखी जाती है इसके चारों ओर। तो ये हमारे सम्मान, इनके रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट का प्रतीक है। इट इज़ द लाइटनिंग डिज़ाइन इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट ट्रांसफॉर्म मॉन्यूमेंट लैंडस्केप सनलाइट चेंजेस फ्रॉम dawn to dusk. It is truly majestic sight that filled me with pride for our nation. तो कहती है कि ये जगह बहुत ही मैजेस्टिक थी और उसको देखकर मेरे दिल में गर्व भर गया। मतलब यहाँ पर ये सोचती है ऑथर कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे देश में जन्मी जहाँ पर इतने, मतलब मेरा जन्म ऐसे देश में हो जहाँ पर इतने सारे वीर योद्धा हैं। आई वॉज ओवरवेल्ड बाय इंटरमिनेबल फ्लेम एज अ मेटाफॉर फॉर इंटरनल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वेलोर। तो वो कह रही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को ओवरवेल्ड फील करती हूँ मैं कि यहाँ जो ये, मतलब मैंने जब ये इंटरमिनेबल जो एवर लास्टिंग फ्लेम है इसको देखा तो ये मुझे उन वीरों की याद दिलाता है जो काफ़ी करेजियस है, वेलोर हैं, राइट। तो उसको अमर जवान ज्योति को देख के मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आ गई, मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गई, राइट। अब आगे ये बताती है कि आर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चक्रास टू अस। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग हेंस आई एम शेयरिंग विद यू। अब वो कहती कि हमारे टीचर ने इन 4 चक्रास के अर्थ बताए हमें, जो जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इस मॉन्यूमेंट का हार्ट है। और वो स्टूडेंट्स को इतना अच्छा मतलब इस लड़की को इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो अपने दोस्त को भी बताएगी। तो वो बताती है कि नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 टाइप के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विच आर नोन एज, और इनके नाम हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र। देखो जैसे नाम बता रहा है, अमर चक्र, अमर मतलब इमॉर्टल, ठीक है। मतलब ये जो वीर योद्धा हैं भले इनकी जान जा चुकी है, अब ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये अमर हुए हैं, ठीक है। वीरता चक्र वीर करेजियस का, ब्रेवरी का प्रतीक है। त्याग यानी कि सेक्रीफाइस, और रक्षा यानी कि सेफ्टी। अराउंड अ 50 मीटर टॉल सेंटर ऑबेलिस्क विद द इंटरनल फ्लेम। तो वो द अमर जवान ज्योति तो बताता है कि ये जो चक्र हैं ये सेंट्रल ऑबेलिस्क से 15 मीटर ऊंचे हैं ये, ठीक है।
और ये इंटरनल फ्लेम के साथ जलते रहते हैं, जिसका नाम है अमर जवान ज्योति। इट ऑल्सो हाउसेज ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स सो इन ग्राफिक पैनल्स। इट्स इजंट इट अमेजिंग। वो कहती है कि इसके साथ यहाँ पर ब्रॉन्ज और स्टोन के मूरल्स यानी कि लार्ज पेंटिंग्स भी हैं वॉल पर, और काफ़ी ग्राफिक पैनल भी है। ये कितना अमेजिंग होता होगा ना देखने में, मतलब कितना ज़्यादा अमेजिंग है। द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी। वो कहते हैं कि जो 4 चक्र है ना कोसेंट्रिक है, मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, सेंटर है, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 चक्र है। तो जो सबसे पहला वाला चक्र है, ये सबसे अंदर वाला चक्र है, इसका नाम है अमर चक्र, जो बताता है कि सोल्जर कभी मरता नहीं है बल्कि उसकी आत्मा और उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। तो इट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी। सो दिस हैज़ द ओबेलिस्क विद इटर्नल फेम, राइट। और वो ओबेलिस्क के इटर्नल फेम पर चल रहा है। द अमर जवान ज्योति फ्लेम सिम्बलाइजेज द इमॉर्टैलिटी स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर। मतलब कह रहे कि जो सोल्जर मर गया है लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो इमॉर्टल हो गई है, विद द एश्योरेंस दैट द नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर सैक्रिफाइस। ये एक तरीके का एश्योरेंस है कि नेशन यानी कि हमारा देश कभी भी उनकी त्याग को, उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा, राइट। अब वो बताती है सेकंड सर्कल के बारे में। इसका नाम है वीरता चक्र। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ब्रेवरी की बात हो रही है, यानी कि सोल्जर की साहस और उसके पराक्रम की बात हो रही है। दिस इज कवर्ड, देयर इज अ कवर्ड गैलरी दैट एग्जिस्ट 6 mural crafted in bronze depicting valiant battle against of our armed forces। सो ये बताते हैं कि ये जो ब्रेवरी सर्कल है ना, मतलब वीरता चक्र जो है, इसको ब्रेवरी सर्कल भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रॉन्ज की बड़ी बड़ी मूरल्स बनी हुई हैं जो इन सोल्जर्स के ब्रेवरी के सीन्स को दिखाती है, राइट। अगला थर्ड है जिसका नाम है त्याग चक्र। ये सेक्रीफाइस का सर्कल है। ये दिस सर्कुलर concentric walls of honor symbolize the ancient war formation which is called Chakravyuh. The walls are covered with granite tablets and individual tablets already dedicated to each fallen hero of post-independent India. Their names are etched in golden letters. तो बोलते कि ये जो थर्ड जो चक्र है, त्याग चक्र, ये सेक्रीफाइस का चक्र है। ये उन सैनिकों के त्याग को दिखाता है जिन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा लाइफ जो था वो सारा का सारा, सारी की सारी देश को समर्पित कर दिया, मतलब त्याग कर दिया उसका, ठीक है। इसमें ये जो कोसेंट्रिक वॉल्स है सर्कुलर, ये एक एंशियंट वॉर फॉर्मेशन होता है जिसका आपने नाम सुना होगा, चक्रव्यूह। महाभारत के समय आपने सुना होगा चक्रव्यूह। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको सिम्बलाइज करता है। वॉर जो है वो वैसे कवर्ड है ग्रेनाइट टैबलेट से, ठीक है। और हर एक टैबलेट पे हर एक फॉलन हीरो जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो वीर शहीद हो उनके नाम वहाँ लिखे गए हैं गोल्डन लेटर्स में, राइट। और जो सबसे बड़ा सर्कल है, फोर्थ सर्कल, द आउटर मोस्ट सर्कल, उसको कहते हैं रक्षा चक्र। यानी कि ये इट इज़ नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन सेफ्टी को दिखाता है ये। इन दिस चक्र द रोज ऑफ ट्रीज इज अ रीइंश्योरेंस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट। तो जैसे वो, मतलब ये नाम बता रहा है कि रक्षा चक्र है ये, मतलब इससे हमें, ये हमें सिंबल है, सिंबलाइज करता है कि हमारे देश के सैनिक जो हैं वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके अंदर रक्षा की भावना हमेशा बढ़ती रहती है, जैसे वो हमेशा हमारी सीमाओं पर रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, राइट। सो ईच ट्री, और इसमें कुछ ट्रीज भी बने हुए हैं, रो ऑफ ट्रीज हैं, और हर एक पेड़ रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्जर्स को who ensure the territorial integrity of the nation, right। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे ये ऑथर बताती है अपने दोस्त को कि वी स्पेंड द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज मार्क्ड बाय द मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पाथ। तो ये बताती है कि इन्होंने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियम में बिताया। इसके आसपास के सुंदर एरिया जो था, पूरा सराउंडिंग्स जो थी, जिसमें बहुत ही बड़े मैजेस्टिक लॉन्स थे
वहाँ ये घूमे कर्तव्य पथ पर ग्रेट बिल्डिंग्स थी, ग्रैंड बिल्डिंग्स थी, ये वहाँ घूमे। और मतलब ये जो पूरा प्लेस था, द प्लेस इट सेल्फ फेल्ट प्राउड जस्ट लाइक द सोल्जर्स इट ऑनर्स, राइट। वी वर We were immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve. तो यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि वहाँ का माहौल बहुत ही गंभीर था। हर चीज़ हमें ये बात याद दिला रही थी कि आज़ाद देश क्या क्या हासिल कर सकता है, और जब लोग और सच्चे जब लोग और सैनिक सच्चे दिल से उसे प्यार करते हैं। The overall environment created an emotive experience that was usually inspiring. I felt as if I had developed a bond with the place. पूरा माहौल इतना इमोशनल और इतना इंस्पायरिंग था कि उसे ऐसा लगा मानो उस जगह से उसका दिल का एक बॉन्ड बन गया है। It's like the spirit of the martyrs was alive there, right? I learned a lot, but I also have to admit that the various discourses during the day brought tears to my eyes. वो कहती कि उसने वहाँ बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो बातें जो वहाँ सुनाई गई, उनके उनके ब्रेवरी की कहानियाँ, उनके युद्ध की बातें सारी, तो उस बात से उसकी आंखों में ना आंसू आ गए। It was sad to think about the massive devastation and the loss of life caused by wars. तो वो सोचती कि युद्ध मतलब वॉर्स कितने ज़्यादा भयानक होते हैं कि कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उनके परिवार टूट जाते हैं। सो द स्टोरीज ऑफ वॉर मेड हर रियलाइज दैट पीस इज़ प्राइसलेस। दिस इज़ सो ट्रू, पीस इज़ वेरी प्राइसलेस। So it motivated me to live a life worthy of the sacrifice of our heroes. तो वो कहती हैं कि मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिली है कि मैं भी एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जो हमारे शहीदों के बलिदान के लायक है। मतलब जो हमारे शहीदों के सेक्रीफाइस के बाद जो हमें लाइफ मिली है, वो लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही प्राइसलेस है। उसको हमें इतने अच्छे से जीना चाहिए भी, राइट। So that's the most powerful takeaway, to live with purpose and pride. After our visit, the class decided to make presentations on story of valor of the bravehearts we came across at the National War Memorial. अब वो कहती हैं कि जब हम वापस आए विजिट, मतलब हम मेमोरियल से वापस आए, तो उनकी पूरी क्लास ने ये डिसाइड किया कि हर एक स्टूडेंट एक ब्रेव हार्ट यानी कि एक ब्रेव सोल्जर की कहानी पर प्रेजेंटेशन देगा, मतलब ताकि उन्हें सारे ही हीरोज़ के बारे में उनकी जानकारी मिल जाए। वी डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग द करेजियस स्टोरीज ऑफ द सोल्जर्स। तो सोल्जर्स की स्टोरीज पर ये लोग प्रेजेंटेशन देंगे। आर टीचर हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। तो स्कूल टीचर ने भी ये एडवाइस किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब अपने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस विज़िट का वो स्कूल असेंबली में शेयर करेंगे, ताकि और दूसरे बच्चे भी, क्योंकि सारे बच्चे तो इस विज़िट पे गए ही नहीं हैं, तो जो बच्चे विज़िट पे नहीं गए वो भी इस देशभक्ति की भावनाओं को महसूस कर सके। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सोल्जर्स इट कॉमेमोरेट्स। सो वो खुश हो गई थी कि मुझे गर्व है कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे इस मेमोरियल और हमारे सोल्जर्स के बारे में जानेंगे। दैट्स हाउ पेट्रोटिज्म स्प्रेड्स थ्रू स्टोरीज एंड इंस्पिरेशंस। सो आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पद्मपानी आचार्य। ये इनका फ़ोटो है। ये इनको MVC मिला था, महावीर चक्र पोस्टह्यूमसली बना था, ठीक है। तो ये इनको मिला था रिमेमोरी कार्लिंग 1999। ये देखिए ये होते हैं टैबलेट्स जिस पर लोगों के नाम लिखे जाते हैं। 29,000 टैबलेट्स हैं यहाँ पर, और 26,000 से भी ज़्यादा टैबलेट्स में नाम लिखे जा चुके हैं अब तक के शहीदों के। So, who fought for India in 1999 Kargil war, and the award was awarded the महावीर चक्र। तो वो कहती हैं कि मैं अपना प्रेजेंटेशन मेजर पद्मपानी आचार्य पर दूंगी, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में काफ़ी ब्रेवरी दिखाई थी और महावीर चक्र पाया। और ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ मोटिवेट नहीं हुई हैं, इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि इमोटिवेट होकर
अपने देश के जो हीरोज़ हैं उनकी कहानियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सो ये पूरे जो लेसन था इसमें एक इमोशनल क्लाइमेक्स था। एक बच्ची जो पहले युद्ध और सैनिकों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ती थी, किताबों में जानती थी, अब वो उनके बलिदान को महसूस करती है। वो समझती है कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, इट इज़ अर्नड एंड प्रोटेक्टेड बाय ब्रेव हार्ट्स, राइट। तो देखिए ये साइटेशन है महावीर चक्र का, जो कि ये मेजर पद्मपाणि आचार्य को मिला था। आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। सो बिफोर ही वेंट into battle he wrote a letter to his father. He was not afraid and scared about losing his life while trying to protect the motherland. तो ये क्या बताते हैं कि जब ये बैटल में जाने वाले थे उससे पहले इन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं इनको घबराहट हो रही है, कोई डर नहीं है इनके मन में अपनी लाइफ को खो जाने का, बल्कि ये तो ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी मदरलैंड को बचाया जाए। और इन्होंने एक श्रीमद् भगवत गीता, एक बहुत ही रिलीजियस बुक है, उसकी एक लाइन को भी कोट किया जब ये जाने वाले थे। तो वो ये लाइन है, इसका मतलब होता है इफ़ यू फाइट यू विल ईदर बी स्लेन और ऑन द बैटल फील्ड और गो टू द सेलेस्टियल बोर्ड। वो कहते हैं कि अगर तुम लड़ोगे या तो तुम बैटल फील्ड पर स्लेन हो जाओगे, या फिर तुम स्वर्ग में जाओगे, या फिर तुम विक्ट्री पाओगे और तुम किंगडम एंजॉय करोगे। मतलब या तो तुम हार जाओगे बैटल फील्ड पर और तुम स्वर्ग जाओगे, या तुम जीत जाओगे और किंगडम एंजॉय करोगे इस दुनिया में। तो देयरफॉर राइज ओ सन ऑफ कुंती, कुंती के सन है यहाँ पर, बी डिटरमाइंड टू फाइट, राइट। सो यहाँ पर ये एक लिंक भी है नेशनल वॉर मेमोरियल का, इसको भी आप कर सकते हो। मतलब ये अपने फ्रेंड को ये लिंक शेयर कर रही हैं। फिर वो बताती हैं कि वी रीच बेंगलुरु येस्टरडे, हम कल ही बेंगलुरु आए न्यू दिल्ली से। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू। अब इस लाइन में अपने दोस्त को कहती है कि मैंने बहुत बड़ा लेटर लिख दिया तुमको, क्योंकि मैं तुमको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड थी वहाँ की बातें। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड। अब वो उसको पेरेंट्स को रिगार्ड देने के लिए कहती है, उनको नमस्ते हेलो बोलने के लिए कहती है। एज आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, यू नो आई एम अ फूडी। वो उसकी मदर के बनाए छोले भटूरे को बहुत मिस करती है। वो कहती है कि मैं तो बहुत फूडी हूँ। से हेलो टू अमित, अमित इसका भाई होगा इसके आनंद का। अब वो लिखती है यहाँ पे सैल्यूटेशन योर फ्रेंड सौम्या। तो जो ये ऑथर थी इनका नाम है सौम्या। तो ये लेटर हो गया पूरा। अब ये पार्ट सेकंड में एक और लेटर है जो कि आनंदा लिख रहा है चंडीगढ़ से अपनी फ्रेंड सौम्या को एज अ रिप्लाई, राइट। तो ये जो सौम्या का दोस्त है आनंदा, जो चंडीगढ़ में उसे रिप्लाई में आंसर लिख रहा है, वो इस लेटर में सौम्या के एक्सपीरियंसेस को, जो सौम्या ने अपने पिछले लेटर में शेयर किया था, उनको वो एडमायर करेगा, उसकी तारीफ़ करेगा और अपनी भी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स बताएगा। It was such a pleasure to receive your letter. I enjoyed reading your experience to a visit to the National War Memorial in Delhi, as well as your observations and feelings during the visit. तो इसका फ्रेंड जो ये कहता है कि मुझे तुम्हारा लेटर पढ़ के बड़ी खुशी हुई, खासकर जब तुमने नेशनल वॉर मेमोरियल की जर्नी के बारे में बताया। तो he could feel her emotions like pride, gratitude and patriotism. You really have an eye of detail and being the sensitive person that you are, you have been able to capture the essence of the emotions associated with this memorial. वो सौम्या की यहाँ पे तारीफ़ करता है कि वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसने चीज़ों को बहुत ही डिटेल में फील किया है ना। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल। वो कहता है कि तुम यू हैव ट्रूली कैप्चर द इमोशन बिहाइंड द मेमोरियल। मतलब मेमोरियल के पीछे जो एक इमोशन है तुमने उसको ट्रूली कैप्चर किया है। आई वॉज हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि तुमको नेशनल वॉर मेमोरियल जाने का मौका मिला। वो खुद भी इसके बारे में सुन चुका था और इसलिए वो भी एक्साइटेड हो गया। सम पीपल माइट सी अ वॉर मेमोरियल just a monument statue and edifies to celebrate our war heroes or victories and commemorate those who lost their lives or got injured in the war। तो वो कहता है कि भाई सब मतलब वो कहता है कि लोग वॉर मेमोरियल को बस एक मॉन्यूमेंट, एक मूर्ति समझ कर देखते हैं, लेकिन जो युद्ध में जीत या वीरों की याद में बना होता है उसको देखने का जो तुम्हारा तरीका था वो बहुत अलग था।
बट इन ट्रूथ इट्स मच डीपर देन दैट। मतलब लोग तो सिर्फ उसको मॉन्यूमेंट की तरह देख कर आ जाते हैं, लेकिन तुमने उसको बहुत डिटेल में देखा, ये तुम्हारी बहुत तारीफ वाली बात है। इन माई व्यू it is also an expression of deep gratitude for the supreme sacrifice made by our brave soldiers defending the sovereignty and integrity of the country। तो वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो मेमोरियल सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स के प्रति जो हमारी डीप ग्रैटिट्यूड है, ये उसका एक्सप्रेशन है। उन्होंने देश की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, उन्हीं उसी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सिंसियरली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व माई मदरलैंड। वो कहते हैं कि सबसे मतलब ये लाइन ना सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड लाइन है। ये कहते हैं कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी आर्म फोर्सेस में जाऊँ और अपने देश की सेवा करूँ। मतलब सौम्या का जो लेटर था, ये आनंदा को एक देशभक्ति की राह पे ले गया है। आई ऑल्सो फील इट इज़ आवर ड्यूटी टू periodically visit such places, honor our valiant soldiers who have made great sacrifices for us। अब वो कहते हैं कि ये हम सबका कर्तव्य है कि समय समय पर हम ऐसी ऐसी जगहों पे जाएं जहां हमारे वेलियंट सोल्जर्स की यादें बसी हैं। सो such visits remind us the freedom is earned, not gifted. Their sacrifices enables us to walk freely in our country without fear of enemy threats। वो कहते हैं कि इनके सेक्रीफाइस की वजह से ही आज हम बिना डर के अपने देश में आज़ादी से चल सकते हैं। सो देयर करेज गेव अस सेफ्टी। इट इज़ नाइस फॉर योर टीचर and school to arrange this visit to give you all a chance to learn about India's heroes and also pay your respect to them। So यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल ने बहुत, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे स्कूल ने बहुत अच्छा काम किया कि तुमको इस तरह से मौका दिया, अरेंज किया इस तरह का विजिट का, कि तुम भारत के रियल हीरोज़ के बारे में जान सको। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक प्रेजेंटेशन एट द स्कूल एंड मेक एवरी वन पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस वंडरफुल। और ये तुम्हारा आइडिया है ना कि तुम लोग मतलब प्रेजेंटेशन करोगे स्कूल में, बात करोगे एक दूसरे से, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे, ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बेस्ट ऑफ luck for your presentation, I hope it goes well, and it motivates the school student to join the Indian Armed Forces। वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर आनंदा जो सौम्या को उसके प्रेजेंटेशन के लिए ब्लेसिंग्स देता और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बात सुनकर और भी बच्चे भारतीय सेना में जाने के लिए मोटिवेटेड होंगे। Your letter has reminded me of a time when we visited the war memorial in our city। वो कहता है कि तुम्हारा लेटर पढ़ के मुझे भी याद आया जब मैं अपने सिटी के वॉर मेमोरियल में गया था। वो भी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी थी। वाइल विजिटिंग वन ऑफ चंडीगढ़ गार्डन्स वी सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनविला गार्डन इन सेक्टर 3। तो वो कहता है कि जब हम भी गए थे चंडीगढ़ के गार्डन में, हम जाते हैं तो हमने बहुत सारी एक्टिविटी देखी थी जो कि सेक्टर 3 में है। वी अप्रोच the garden, we saw people and offering flowers and prayers। we joined the group of curiosity and quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers at the war memorial located in the heart of garden। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर फूल चढ़ाए थे, प्रार्थना की थी, फिर हम उनके साथ शामिल हो गए। तब पता चला कि हम लोग सैनिकों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। When I think back about my visit where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, and I was reminded of the following poem। फिर वो कहते हैं कि मैं उस दिन को याद करता हूँ जब हर कोई सैनिकों को फूल चढ़ा रहा था, अर्पित कर रहा था, तब उन्हें एक पोएम भी याद आती है। ये पोएम है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर है, पुष्प की अभिलाषा की, जो ये बताती है कि शहीद कभी मरते ही नहीं है। देखो ये आप पढ़ सकते हैं। चाह नहीं मैं सुर के बाला, एक मिनट, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। मतलब फूल कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में मुझे गूंथा जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊँ। वो कह रहा है कि मैं किसी प्रेमी माला में बंद कर किसी प्यारी को ललचाऊँ, ये भी मेरी चाह नहीं है। मेरी यह चाह ये भी नहीं है कि सम्राटों के शव पर, यानी कि डेड बॉडी पर हे हरि डाला जाऊँ। मतलब भगवान से प्रे कर रहा है कि मैं किसी सम्राट की डेड बॉडी पर मुझे डाला जाए। मेरी चाह ये भी नहीं कि मैं देवों के सर पे चढ़ाया जाऊँ।
मतलब और अपने मतलब जब देवों के सर पे जब फूल चढ़ता है तो उसका भाग्य अच्छा होता है ना, मतलब अपने भाग्य पलट लाऊं। तो वो कहता है कि हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना है वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मतलब कहता है कि वनमाली यानी कि जो वन की माली होता है ना, वन मतलब गार्डन में, वो कहता है कि तुम मुझे तोड़ लेना और तुम उस पथ पे मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कि मतलब जिस रास्ते से अनेक सोल्जर्स निकलते हो ना, तो मुझे उस रास्ते फेंक देना, वही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये पोएम ये आनंदा जो है सोमिया को लिख कर दे रहा है। I hope you like the poem. I must say, I was inspired by your idea of representing the well stories of Indian soldiers. वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम्हें ये पोएम अच्छी लगी होगी, और मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम्हारे जो आइडिया था ना कि मैं तुम वेलरस स्टोरीज जो इंडियन सोल्जर्स की इसे प्रेजेंटेशन करोगे तुम सारे स्टूडेंट मिलकर, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हुआ। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, दे आर सो मैनी स्टोरीज ऑफ करेज, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस विच रिमाइंड अस दैट मेनी ऑफ द चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइव्स आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। वो कहता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं बहादुरी की, करेज की, सेक्रीफाइस की, जो कि हमें याद दिलाता है कि कितने चैलेंजेस फेस किए हमने, तभी हमारी लाइफ ऐसी बनी है, मतलब हमें जो ये आज़ादी मिली है। वी कैन इन्जॉय पीस इन आर country and luxury in exchanging ideas with our friends because our armed forces are alert and work hard to create the environment for us। वो कहते हैं कि हम अपने देश में लग्जरियस लाइफ जीते हैं, मतलब अपनी कंट्री में वहाँ पर लग्जरी के हम आइडियाज़ एक्सचेंज कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि ये दोनों बच्चे भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग हैं वो बहुत ही अलर्ट हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो इस तरह का इन्वायरमेंट बना पा रहे हैं, राइट। वेरी रिसेंटली आई रीड in the newspaper that Captain Anuj Nayar, MVC, an Indian Army officer of the 17th Jat Regiment, was personally awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award for exemplary valor during the Indian Kargil War in 1999। वो कहते हैं कि जो मैंने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था कि कैप्टन अनुज नायर है जिन्हें महावीर चक्र मिला, उनका रेजिमेंट ये था, उनको पोस्टमसली अवार्ड मिला ये वाला, ये सेकंड इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इनकी बहादुरी के लिए मिला था इन्हें, जो कि क्योंकि ये कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम। मैं अब और भी इनके बारे में सीखूंगा, जानूंगा। मीनवाइल आई लर्न दैट हिज मदर मीना नायर वॉज रिटन मेमोर टाइटल टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर। और मुझे अभी ये पता चला कि इनकी जो मदर थी मीना नायर, उन्होंने इनके याद में एक किताब लिखी, एक मेमोर लिखा है जिसका नाम है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। तो मैं ये भी पढ़ूंगा एंड आई एम शेयरिंग विद एन एग्जर्प्ट ऑफ आर इंटरव्यू। और वो कहते हैं कि मैंने ये इनका इंटरव्यू भी, इसका एग्जर्प्ट भी तुमको भेज रहा हूँ, राइट। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जो तुमने अब लेटर से एक्सपीरियंसेस मुझे बताए थे वो मैंने अपने कई दोस्तों को बताए। वी ऑल विश टू विजिट नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, और हम सब चाहते हैं कि हम सब भी नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में आएँ। वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम, और हमें एक मोबाइल ऐप भी मिला है जिसका नाम ये है। आप चाहे तो आप भी अपने फ़ोन में ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप बहुत ही इंटरेक्टिव है, प्रोवाइड करता है आंसर्स को जो भी हमारी क्वेरीज़ हैं 21 लैंग्वेजेस में। मूरल्स जो है वॉल पेंटिंग ऑन द वॉल आर एन्चेंटिंग, बहुत एन्चेंटिंग है, एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडू, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये देखो ये मूरल है यहाँ पर। आगे वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स एंड टीचर दैट आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज कैप्चरिंग द लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायर अस ईच डे। वो कहते हैं कि अगले हफ्ते मैं अपने टीचर और साथियों से ये विचार ज़रूर शेयर करूँगा। हम सब मिलकर एक कोलाज बनाएंगे जिसमें उन सारी तस्वीरों को, कहानियों को जो हम रोज़, जिनसे हम रोज़ इंस्पायर होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखा कितना इंस्पिरेशनल आइडिया है। I know we can email each other. I really like to receive letters from you, not just because of the idea that you share, but also the envelope of your letters often comes with beautiful stems, which makes me happy। वो कहते हैं कि हम तो एक दूसरे को ईमेल भी भेज सकते हैं, क्योंकि कहानी इतनी भी पुरानी नहीं है कि ईमेल जैसी चीज़ नहीं है। हम वैसे ईमेल भी भेज सकते हैं, पर मुझे तुम्हारे लेटर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके एनवेलप्स पे ना कुछ स्टैम्प्स होती हैं, टिकट्स होती हैं, पोस्ट टिकट्स वो लगती हैं। वो देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई डोंट नो इफ़ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, बट
कलेक्टिंग स्टैम्प इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि नहीं, लेकिन ये पोस्ट वाली टिकट्स को इकट्ठा करना, ब्यूटीफुल स्टैम्प को कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आई हैव बिन डूइंग दिस फॉर ईयर्स बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज फिलेटली। तो वो कहता है कि ये जो इस तरह का एक्ट होता है ना, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने, इसको फिलेटली बोलते हैं। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प्स दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस, अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर। तो कहते हैं इस समय मुझे एक ऐसी स्टैम्प मिली जो कि ये वाली, जो कि सेलिब्रेट कर रही है इंडिया की इंडिपेंडेंस को, मतलब थीम है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ, बट बिफोर आई कंक्लूड, guess what we had for breakfast? Fluffy idlis. We all remembered you. Give me my regards to your parents. फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो मतलब लेटर को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं थोड़े से प्यारे अंदाज में। वो कहते हैं पता है आज हमने अपने नाश्ते में क्या खाया? फूली फूली इडलियाँ, क्योंकि ये जो सौम्या है ये बेंगलुरु से है, वहाँ का ये फेमस ब्रेकफास्ट है, और ये जो लड़का है आनंदा ये चंडीगढ़ से है। तो कहते हैं कि आज हमने तुम्हें याद करते हुए फूली फूली इडलियाँ खाई और तुम्हें याद किया। मेरे अपने माता पिता को मेरा रिगार्ड करना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर। मैं तुम्हारे लेटर से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ। होप हम जल्दी मिल, मतलब होप टू हियर फ्रॉम योर सून, फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर एंड एक्सपीरियंसेस। जब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी तुमसे फिर एक नए एडवेंचर एक्सपीरियंस के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में 2 लेटर्स हमने पढ़े और दोनों ही लेटर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी अच्छे लगे ये दोनों में। मतलब एक लेटर में जो लड़की थी सौम्या, उसने अपने दोस्त के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, दूसरे में उसने रिप्लाई लिखा अपने उसके दोस्त ने। सो दिस चैप्टर इज रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स एक्सचेंज बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, सौम्या एंड हर फ्रेंड. Soumya writes about her visit to National War Memorial in New Delhi, where she learns about bravery, sacrifices, patriotism of Indian soldiers. She realizes that the freedom and peace we enjoy today exist because of their courage and dedication. तो चलिए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। ये पोएम है माई डियर सोल्जर, विच इज़ रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे देश के। तो ये इन्होंने पोएम लिखी है। दिस पोएम इज़ वेरी इंस्पायरिंग. So this is a heartfelt poem. It's a tribute to the brave soldiers of India, written by our beloved former president and missile man, Dr. APJ Abdul Kalam. Through this poem, Dr. Kalam expresses his deep love, gratitude, and respect for the soldiers who guard the nation day and night, and he calls them my dear soldiers, and showing how close they are to his heart. So this poem beautifully captures how soldiers sacrifice their comforts, families, and even lives to protect our country's freedom. Dr. Kalam reminds us that while we sleep peacefully, it is only because of these heroes who stand awake on the borders, defending us from danger. ये पोएम सिर्फ एक एप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल सल्यूट है टू द स्पिरिट्स ऑफ पेट्रियटिज्म, करेज एंड ड्यूटी दैट डिफाइंस एवरी इंडियन सोल्जर्स. राइट, चलिए पोएम पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड. तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं इन सोल्जर्स को, ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, जो बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं. यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड, आप सभी हमारी धरती के महान बेटे हैं, ग्रेट सन्स हैं. राइट. When we all are asleep, तो वो कह रहे हैं कि तुम हमारे देश के, आप सभी हमारे देश के वीर रक्षक हो, हमारे देश के महान बेटे हो, ग्रेट सन्स ऑफ लैंड हो, यानी कि सच्चे भारत माता के बेटे हो जो उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं. When we are also asleep, जब हम सब सो रहे होते तब भी आप हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हो. You still hold on to your deed, मतलब जब हम आराम से सो रहे होते तब भी तुम अपनी ड्यूटी पर होते हो, है ना. ये लाइन सोल्जर्स की अथक सेवा और उनकी जिम्मेदारी को दिखाती है. जो जब देश के नागरिक चैन से सोते हैं तब भी ये वीर जागकर हमारी नींद की हिफाजत कर रहे होते हैं. विंडी सीजन और स्नोई डेज और स्क्रॉचिंग सन स्वेल्टरिंग रेज, वो कहते हैं कि जब तेज़ हवाएं चल रही होती, विंडी सीज़न होता है बहुत, या फिर बर्फ़ गिर रही होती है, बर्फ़ से ढके दिन होते हैं, या फिर जब सन की झुलसा देने वाली धूप होती है, मतलब वेदर कितना भी ख़राब हो, बहुत ठंड हो, बहुत बारिश हो, बहुत तेज़ तूफ़ान हो,
तेज़ धूप हो, कैसा भी गंदा मौसम हो, मतलब वेदर कितना भी ख़राब हो, लेकिन सैनिक कभी भी पीछे नहीं हटते. दे फाइट नेचर्स एक्सट्रीम्स विद करेज एंड डिसिप्लिन. यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक. वो कहते हैं कि तुम हमेशा चौकन्ने रहते हो, अवेक रहते हो, तुम हर पल हमारे, आप सभी हर पल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हो. सो दिस लाइन शोज देयर इटर्नल अलर्टनेस, नो रेस्ट, नो ब्रेक, जस्ट ड्यूटी एंड डिवोशन. ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज. वो कहते हैं कि तुम उन सुनसान इलाके में चलते हो जहाँ पर योगी ध्यान में मग्न होते हैं. राइट, मतलब कितनी अच्छी कंपैरिजन किया है डॉक्टर कलाम ने. सोल्जर्स को योगी कहा है जो त्याग, संयम और एकाग्रता से अपने धर्म का पालन करते हैं. क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज, डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्शेस. वो कहते हैं कि कभी पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर, क्लाइंब द हाइट्स, तो कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हो, कभी घाटियों में उतरते, स्ट्राइडिंग द वैलीज, कभी घाटियों में उतरते हो, कभी रेगिस्तानों की रखवाली करते हो, तो कभी मार्शेज के दलदल में पहरेदारी करते हो. सो इट शोज सोल्जर्स आर एवरीवेयर. हिमालय से लेकर डेजर्ट तक, वैली से लेकर सी तक, हर जगह पर सोल्जर्स हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एवरी इंच. दे आर प्रोटेक्टिंग एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड. राइट. सर्वेलेंस इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर. तो वो समुद्र की निगरानी करते हैं, आसमान की रक्षा करते हैं. तो हेयर कलाम सल्यूट्स द नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स टू, कि वो देश की हर सीमा में है. वो ज़मीन पर भी रक्षा कर रहे हैं, वो पहाड़ों पर भी रक्षा कर रहे हैं, वो सी पर भी रक्षा कर रहे हैं, वो आसमान में भी रक्षा कर रहे हैं. मतलब हर दिशा में, हर जगह पर रक्षा कर रहे हैं. हमारे एक कवच की तरह हैं. प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन. वो कहते हैं कि हम अपनी जवानी के सुनहरे वर्ष, मतलब अपनी यूथ की, जब इंसान इंजॉय करता है यूथ में, तो वो कहते हैं कि, और ये सोल्जर्स अपनी जवानी के वो गोल्डन ईयर्स देश को दे देते हैं. क्योंकि जब ये थोड़े से एज होने लग जाते हैं, मतलब जब इनकी एज थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, तब इनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है. मतलब दिस इज़ वेरी पावरफुल लाइन. राइट, कि जब बाकी सब लोग अपने यूथ में अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, कुछ पैशन फॉलो कर रहे हैं, तब ये सैनिक अपनी जवानी, अपना जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं. विंड चाइन्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट. मतलब कहते हैं कि हमारे जो देश की जो हवाएं हैं, तुम्हारी वीरता से, तुम्हारे फीट से गूंज उठती हैं. मतलब द पोएट सेज नेचर इटसेल्फ सेलिब्रेट्स द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स. कि हर एक हवा, हर एक झोंका सैनिकों की कार्य में गाना, मतलब वाइब्रेटिंग, मतलब शौर्य गाथा गाना गाता है. वी प्रे फॉर योर ब्रेव मैन, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. बहुत ही अच्छी लाइन है ये भी. वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम सभी जवानों को. सो डॉक्टर कलाम concludes the poem with love and blessing. It's not just a prayer, it's a nation salute to its सेल्फलेस प्रोटेक्टर. तो बड़ी ही सुंदर पोएम थी ये. इस पोएम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और रह चुके हैं, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे देश के और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सोल्जर्स को भारत का रियल हीरो बताया है, जो हर मौसम, हर एक सिचुएशन में जाग कर हमारी नींद की रखवाली करते हैं. उनकी लाइफ, उनका सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उनका पेट्रोटिज्म ही एक एग्जाम्पल है. राइट. सो इन दिस पोएम, My dear soldiers, this is a heartfelt tribute by Abdul Kalam to the brave soldiers of India. He praises them as the true sons of the land who protects a nation in all seasons, be it heat, cold or storm, while the rest of us sleep peacefully. Right? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. सो हमने जो पहली दो टॉपिक पढ़े स्टोरी एंड पोएम, वो था सोल्जर्स के बारे में. अब ये जो तीसरा पार्ट है, ये एक रानी के बारे में, मतलब विमेन वॉरियर के बारे में है, रानी अबक्का. सो रानी अबक्का इज़ अ ट्रू सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पेट्रियटिज्म. ये स्टोरी जो है, ये रानी अबक्का के बारे में है. अ फियरलेस क्वीन ऑफ उल्लाल, a small port town in Karnataka. She was one of the first women freedom fighters of India who bravely fought against the Portuguese invaders in 16th century. तो 16th century की बात है ये. Rani Abbakka was known for extraordinary courage, intelligence and leadership. When most rulers surrounded
when most rulers surrendered before the foreign powers, she refused to bow down. जब मेल रूलर्स ने, बहुत सारे रूलर्स ने अपने आप को फॉरेन पावर के, पोर्टुगीज पावर्स के सामने झुका दिया था, तब रानी अबक्का ने तो मना कर दिया था झुकने से, और वो अपनी लास्ट ब्रीथ तक, आखिरी सांस तक वो लड़ी अपने लैंड को और अपने लोगों को बचाने के लिए। तो इनकी स्टोरी में बताती है कि ट्रू ब्रेवरी कम्स नॉट फ्रॉम स्ट्रेंथ अलोन बट फ्रॉम अनब्रेकेबल स्पिरिट and love for one's country. Even today, she is remembered as the warrior queen of Ulal, a symbol of women's power and patriotism. चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। ये स्टोरी कॉमिक फॉर्म में, आप कॉमिक्स पढ़ते होंगे ना, उस फॉर्म में है ये। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यस। हिरिया अबक्का, द क्वीन ऑफ उलाल, a small princely on the west coast of Karnataka, was on her deathbed. Years ago, Ulal had been captured by the Portuguese and had become a vassal. They were required to pay tribute to the colonial power. Her daughter and successor Abakka Devi was by her side. तो ये सेटिंग है इसकी कहानी की, कि उलाल की जो महारानी है, ये अभी ये महारानी है, ये इनका नाम है हिरिया अबक्का, जो समुद्र के किनारे छोटे से एक राज्य की रानी थी। वो बहुत बीमार पड़ी थी। देखो जैसे बीमार लग भी रही है। उनकी देखभाल उनकी बेटी रानी अबक्का कर रही थी। ये वही अबक्का है जो आगे चलकर एक ग्रेट वॉरियर बनेंगी। तो वो डेथ बेड पर हैं, जो रानी हैं, और इनके जो इनका जो राज्य है, इसको कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज़ ने और उसे एक वेसल बना दिया। तो इनको अब ट्रिब्यूट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा कॉलोनियल पावर को। अब इनकी बेटी जो इनकी वारिस भी है अबक्का देवी, वो इनके साइड में बैठी है। तो यहाँ पे वो कहती हैं, अलास अबक्का, आई लाई हियर हेल्पलेस वाइल द पोर्टुगीज। इतना कह के रुक जाती है। तो रानी बहुत दुखी होकर कहती है, अफसोस अबक्का, मैं यहाँ पर हेल्पलेस पड़ी हूँ और ये पुर्तगाली, मतलब आगे वो रुक जाती है। तो यहाँ पोर्टुगीज वो एक विदेशी अटैकर्स एंड इन्वेडर्स का जिक्र यहाँ पर किया है, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न घाट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आगे बोल ही रही होती है, इतने में अपनी माँ को चुप करा देती थी। हश मदर, यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ विथ सच थाट्स। आई एम हेयर एंड आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव ड्रिवन देम आउट इन द वेस्ट कोस्ट। अब वो कहती हैं, मतलब अपनी माँ को एकदम जवाब दे के कहती है डिटर्मिनेशन कि माँ आप चिंता मत करिए, मैं उलाल और यहाँ के लोगों की रक्षा करूँगी। मैंने पहले भी पोर्टुगीज़ को वेस्ट कोस्ट से हरा दिया था, उन्हें बाहर ड्राइव इन आउट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, खदेड़ दिया था। मतलब ये लाइन अबक्का के साहस और आत्मविश्वास को दिखाती है। नेक्स्ट है, अबक्का देवी वॉज क्राउंड क्वीन ऑफ उलाल। अब नेक्स्ट ये क्वीन बन गई है। अब ये अपने लोगों से कहती है, आई नीड योर होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक उलाल स्ट्रॉन्गर, सिक्योर, फ्री। वो कहती हैं कि मुझे आप सबका पूरा कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि उलाल मजबूत बने, स्ट्रॉन्गर बने और सिक्योर बने, फ्री रहे। मतलब यानी कि उनका मकसद है कि विदेशी शासन यहाँ पे नहीं आए। सब लोग चिल्लाते हैं, वी आर विथ यू योर मेजेस्टी, वो सब कहते हैं। और कोई कहता है, विक्ट्री टू रानी अबक्का देवी। मतलब सब कहते हैं भाई, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई हाँ महारानी हम आपके साथ हैं, और महारानी अबक्का की, मतलब पूरा जो माहौल है वो देशभक्ति और उत्साह से भरा हुआ है। अब अगला सीन है, अबक्का जो अपने हस्बैंड से बात कर रही है, वीर नरसिम्हा से, जो कि किंग है बंगाडी के। सो आफ्टर द कोरोनेशन, अबक्का जो अपने हस्बैंड से बात कर रही है, जो कि किंग ऑफ बंगाडी है, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो ये कहती हैं, आई स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू द पोर्टुगीज, आई विल नॉट सेल देम स्पाइसेस एंड क्लोथ्स इधर। कहती कि मैं पुर्तगालियों को ट्रिब्यूट देना बंद कर दूंगी, ना मैं उन्हें कोई मसाला दूंगी, ना कोई कपड़े बेचूंगी। तो ये बहुत ही बड़ा और ब्रेवरी वाला डिसीजन था, क्योंकि पुर्तगालीज तो यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, और ट्रेड के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे थे। अब इनके हस्बैंड कहते हैं, isn't that a rather rash decision? मतलब वो राधर थोड़ा हैरान होकर पूछते कि तुमको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही हो, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पे पोर्तुगीज जो है वो नाराज़ हो जाएंगे और वॉर हो सकता है। तो वो कहता है, एंड अ डेंजरस वन फॉर मी, द पोर्तुगीज माइट थिंक दैट आई एम इन लीग विथ हर
and Bangadi too may have to face their wrath. I must make her change her mind. अब यहाँ पर राजा अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो फैसला मेरी वाइफ ले रही है ये मेरे लिए भी खतरनाक होगा। भाई मेरी बीवी उनसे लड़ेगी तो सब सोच लेंगे पुर्तगाली कि मैं भी अब अक्का के साथ हूँ, वो मुझ पर भी हमला करेंगे, तो मुझे इसको मनाना पड़ेगा कि अपना माइंड चेंज कर दे। तो ये कहते हैं यू मैं अफ्रेड ऑफ द पोर्टुगीज बट आई रिफ्यूज़ टू बी काउड बाय देम। वो कहते हैं कि आप डरिए पुर्तगालियों से लेकिन मैं नहीं डरती। अब ये जो लाइन है ना इसकी, ये लाइन ये अबक्का के ब्रेवरी, उसके करेज को दिखाता है कि वो सच में एक योद्धा है, एक वॉरियर है, क्वीन है जो अपने लोगों के लिए किसी से भी टकरा जाएगी। राइट, अब आगे करते हैं। अब एज अबक्का वॉकड अवे, इतना कह के नहीं चली जाती है, तो ये कहता है स्टॉप हर, सीज हर। तो इसका पति कहता है अपने सैनिकों से पकड़ लो इसे। बट सच वॉज अ स्पेल कास्ट बाय द ब्रेव क्वीन, नॉट अ सोल्जर स्ट्रेट, दे डिसाइड टू फॉलो देयर ब्रेव लीडर। अब ये सारे सोल्जर से कहते हैं कि भाई इसको कैप्चर कर लो, पकड़ लो इसे, ताकि ये पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट जो है वो नहीं जा पाए। लेकिन कोई भी नहीं करता, बल्कि सब इसको फॉलो करते हैं। अब बक्का एड्रेस अ मीटिंग ऑफ राजास। अब वो एक मीटिंग बुलाती है। वो कहते हैं कि इफ़ वी यूनाइट, अगर हम मिल जाएं और लड़ें तो हम पोर्टुगीज़ को बाहर फेंक सकते हैं और अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो एक राजा कहते हैं नो इम्पॉसिबल, वी आर नो मैच फॉर देम, हम नहीं जीत सकते, हम उनके जैसे नहीं हैं। अब वो एक दूसरा राजा कहता है आई वुड एडवाइस यू नॉट टू प्रोवोक देम। कहते हैं मैं आपको सलाह दूंगा आप उन्हें प्रोवोक मत कीजिए, जो जैसा चल रहा है ठीक है। मतलब सबको अपने अपने ना रूल की चिंता हो रही है, किसी को अपने लैंड की, अपने लोगों की चिंता नहीं हो रही है। इन सबको डर लग रहा है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं सारे जो मेल राजा हैं वो डर रहे हैं और ये अकेली बेचारी कुछ नहीं, मतलब ये नहीं डर रही। यस, तो इसको इनको डर नहीं लग रहा। अब अगला देखते हैं। देयर रिएक्शन ओनली सर्व टू स्ट्रेंथ अबक्काज रिजॉल्व। अब ये जो है इनके जो रिएक्शन ऐसे ही हैं, लेकिन अब इसने डिसाइड कर लिया आई विल हैव टू फाइट द पोर्टुगीज अलोन फॉर फाइट देम, आई विल सिंगल हैंडेड इफ़ नीड बी। वो अब दृढ़ निश्चय से बोलती है अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो भी मैं अकेले लड़ लूँगी इन पोर्टुगीज से। तो ये लाइन उनके अडिग देशभक्ति आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब द नेक्स्ट डे पोर्टुगीज एनवॉय प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द क्वीन। अब अगले दिन पोर्टुगीज़ के जो ट्रेडर्स हैं वो आ जाते हैं क्वीन के सामने। वो आकर कहते हैं, और एक पोर्टुगीज ऑफिसर आके बोलता है रानी से आर गवर्नर हैज़ सेंड मी टू रिमाइंड यू दैट योर एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम उलाल इज़ नो लॉन्गर ओवरड्यू एंड। मतलब एक पुर्तगाली ऑफिसर के कहता है कि मुझे गवर्नर ने भेजा है ताकि मैं आपको याद दिला दूँ कि उलाल से जो टैक्स मिलता है वो बहुत देर से नहीं आया है। यानी कि वो यहाँ पर रानी को धमकी दे रहा है कि टैक्स दो वरना नतीजा भुगतो। अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है, मतलब यहाँ पे रानी कह देती है गुस्से से, गर्व से, वी आर सॉवरेन कंट्री, वी डोंट पे ट्रिब्यूट टू पोर्टुगल एंड वी डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। गुस्से से कह देती है एकदम कि हम एक स्वतंत्र देश है, हम पुर्तगालियों को कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, और हम उनसे कोई ऑर्डर लेने तो दूर, हम तो बात भी नहीं सुनेंगे उनकी। मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है कि अब अको ओपनली इस इन पोर्टुगीज को चुनौती दे रही है कि अब वो नहीं झुकेगी। तो यहाँ पर ये मतलब देखने को मिला है कि सिर्फ अकेली यही है जो इनसे लड़ने को रेडी है। अब यहाँ पर इसको ये धमका के वापस कहता है कि योर मैजेस्टी यू विल रिग्रेट योर स्टैंड, कि मतलब महारानी आप इस फैसले का पछतावा करेंगी। लेकिन अबक्का तो बिना डर के अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अब अबक्का की प्रिपरेशन दिखाई गई है। अब अबक्का ऑर्डर्ड मर्चेंट शिप्स टू बी बिल्ट एंड इन अलायंस विद द ज़ेमोरिन ऑफ कोझिकोड he defied the Portuguese and established a hugely profitable trading relation with Arabia. अब अबक्का सिर्फ एक योद्धा तो नहीं थी बल्कि वो एक दूर के सोचने वाली रानी भी थी। उन्होंने नए शिप्स बनवाए, मर्चेंट शिप्स बनवाए कोझिकोड, जो कि मतलब वहाँ से कैलिकट से, कोझिकोड यानी कि कैलिकट के जो जमोरिन राजा के साथ उन्होंने एक टाइप किया और उलाल का जो ट्रेड था वो उसने अरब के देश तक पहुंचाया। यानी कि वो फाइनेंशियल वे में भी पोर्टुगीज से आगे निकलने वाली थी। अब वो भी कह रहे हैं उनको विजिट अस अगेन ब्रदर, गॉड विलिंग वी विल। मतलब ये ट्रेडर्स भी कह रहे हैं भाई फिर से आना आप। मतलब अब अपना ये सामान जो है अरब कंट्रीज में भिजवा रही हैं इंडियंस के हाथों, मतलब अपने लोगों के हाथों,
तो ये भी इनको बोल रहे हैं। अब देखिए अगला देखते हैं सीन। मदर, दिस इज द बिगनिंग एंड आई प्रॉमिस यू दैट द एंड विल सून फॉलो। तो यहाँ पर पोर्टुगीज के जो जहाज हैं वो उलाल के किनारे पे नज़र आते हैं, ये आ रहे हैं ना नज़र। तो अबक्का अपनी माँ से कहती है ये बात, मतलब यहाँ पे अबक्का अपनी मदर से कहती है कि माँ ये तो शुरुआत है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इसका अंत ज़रूर होगा। मतलब ये लाइन यहाँ दिखाती है कि अबक्का सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो अपने देश की फ्रीडम के लिए भी ज्वाला प्रज्वलित कर रही थी, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। All of the ships were apprehended on their return by Portuguese navy. They fought bravely and all the ships returned except Abakka's commanders. This deeply angered the queen. अब ये कहानी का फाइनल पार्ट है जहाँ ये वॉरियर रानी अपनी अद्भुत स्ट्रैटेजी, अपने करेज, अपनी लीडरशिप से पोर्टुगीज़ को हरा देती है। तो ये जो लाइन हमने पढ़ी, ऑल ऑफ द शिप्स वर एप्रीहेंड ऑन द रिटर्न, तो जो अबक्का के व्यापारी जहाज़ से लौट रहे थे तो उन्होंने पोर्टुगीज़ नेवी पर, मतलब पोर्टुगीज़ ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन सभी ने बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन अबक्का के एक जहाज़ के कमांडर दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। अब यहाँ पर वो कहती है आई विल मेक देम पे फॉर दिस। तो यहाँ पर वो कहती है कि भाई मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी, तुमने मेरा एक जहाज़ पकड़ लिया ना उसका, तो मतलब मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। मतलब वो एक युद्ध का ऐलान कर रही है कि अब वो बदला लेने के लिए तैयार थी। योर मैजेस्टी, आर कमांडर केप्ट देम बिजी वाइल वी एस्केप्ड, हिज शिप मस्ट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द एनिमी। अब एक सिपाही बक्का को बताता है कि महारानी, हमारे कमांडर ने दुश्मन को रोकने के लिए खुद का बलिदान किया, उनका जहाज दुश्मनों ने पकड़ लिया। बक्का का चेहरे पर दर्द और गुस्से से भर जाता है, तब ये बात कहती है ये कि अब मैं इससे बदला ज़रूर लूँगी, मतलब अब तो वॉर होगा ही होगा। अबक्का सेंड एन एनवॉय टू मैंगलोर द पोर्टुगीज बेस। तो जो पोर्टुगीज़ का जो बेस है मैंगलोर, वहाँ पर भिजवा देती है एनवॉय कि अब यहाँ पर वॉर होगा। द पोर्टुगीज रिप्लाइड हाउएवर बाय अटैकिंग। पोर्टुगीज़ ने भी अपना रिप्लाई दिया था अटैक करके। अबक्का स्टूड वॉचिंग एज द कैनन्स बूम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। वो खड़ी होकर देख रही होती है कि वॉर हो रहा है। तो आगे वो कहती है सो द पोर्टुगीज हैव रिप्लाइड मदर ब्लेस मी, द टाइम टू एवेंज योर डिफीट हैज़ कम। अब वो कहती है अपनी मदर से कि मतलब कहती है, मतलब जब वो पुर्तगालियों की तोप गरजने की आवाज़ सुनती है और आसमान में देखती कि भाई ये तो अटैक कर रहे हैं हम पर, ये तो रिप्लाई दिया इन्होंने हमें अटैक करके। तो अब अक्का आसमान से कहती कि माँ अब समय आ गया है कि तुम्हारा अपमान का बदला लिया जाए। तो हो सकता है इसकी मदर अब तक एक्सपायर हो चुकी हैं। तो ये सीन बहुत ही सिनेमैटिक है, बहुत ही फिल्मी सीन है। एक वीरांगना, एक वॉरियर अपनी मातृभूमि और माँ दोनों के सम्मान में लड़ने के लिए जा रही है। अब अक्का अटैक्ड द पोर्टुगीज फोर्ट, राइट। उसके बाद शी इन टर्न अनलीश हर फोर्सेज इन द अटैक द पोर्टुगीज फोर्ट। तो यहाँ पर वो उसने अपनी सेना को वो दिया, आदेश दिया कि हमला करो। फिर इन्होंने पोर्टुगीज फोर्ट पे अटैक भी किया। रिबेरो पोर्टुगीज कमांडर एस्केप्ड विथ हिज लाइफ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिबेरो जो था पोर्टुगीज कमांडर, वो अपनी जान बचा के भाग गया। तो अबक्का ने भी अपनी मतलब अपने लोगों को आदेश दे दिया, अपनी सेना को कि हमला करो, और उनकी सेना बिल्कुल बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी और वहाँ से तोपों की आवाज़ें आई, राइट। घोड़ों की आवाज़ें आई, रानी की आवाज़ आई, पूरा मतलब मैदान गूंज उठा। तो रिबेरो एक वो था, क्या बोलते हैं, एक कमांडर था पोर्टुगीज़ का। तो वो तो अपनी जान बचा के भाग गया और वो यहाँ पे वो चिल्ला रहे हैं सारे लोग विक्ट्री टू अबक्का, मतलब अबक्का जीत गए हैं। फिर व्हेन रिबेरो ब्रॉट द न्यूज़ ऑफ द फॉल टू द फोर्ट मैंगलोर, वो मैंगलोर वाले फोर्ट में जाके वो बताता है कि भाई हम लोग हार गए हैं। तो पोर्टुगीज गवर्नर मतलब उसको बात बताता है। तो कहता है व्हाट, अ मेयर वुमन डिफीटिंग द माइटी पोर्टुगीज। कहता है अरे क्या एक औरत ने मतलब उन्हें हरा दिया, उन्हें रुला दिया। मतलब पोर्टुगीज़ कमांडर अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कहता है कि मैं गोवा जाता हूँ, मैंगलोर, वहाँ से मैं मतलब हेल्प लेकर आऊँगा यहाँ से। वो भाग जाता है। वो कहते हैं ना आई विल गेट हेल्प फ्रॉम गोवा एंड वी विल येट हैव द लास्ट लाफ।
तो वो कहता है कि मैं मतलब गोवा जाऊँगा, वहाँ से मदद लेकर आऊँगा, फिर हम हंसेंगे। पर सच्चाई ये थी कि अबक्का ने इनको हरा दिया था, और ये सारे जो कि इनके जो सेना है वो हंस के बोल रहे, चिल्ला रहे हैं कि भाई अबक्का की जय हो, विक्ट्री टू अबक्का। अब यहाँ पर जो इसका जो सीनियर है, वो रिबेरो ने जब खबर दी कि एक औरत ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो वो जो गोवा गवर्नर था गुस्से से तमतमा उठा। वो चिल्ला के बोले, एक औरत ने हमारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। तो ये दिखाता है कि अबक्का ने विदेशी घमंड को तोड़ डाला था, राइट। देन पोर्टुगल्स रेलीड देयर फोर्सेस टू अटैक उलाल। अब वो और अपनी फोर्स भेजेंगे उलाल पर अटैक करने के लिए, राइट। अब आगे देखते हैं द डॉन्टलेस अबक्का एड्रेस हर मैन। अब ये जो अबक्का है अपने सेना को एड्रेस कर रही है। वो कहती है, माई ब्रेव सोल्जर्स, दिस दिस शेल बी द डिसीजिव वॉर, लेट अस फाइट विद ऑल आर माइट एंड डिफीट द पोर्टुगीज वंस एंड फॉर ऑल, विक्ट्री टू रानी अबक्का। वो अपने सैनिकों को जोश से एड्रेस करके कहती है कि मेरे वीर सैनिकों, ये एक निर्णायक युद्ध है, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, उन्होंने हराया, लेकिन अभी वो फिर अटैक करेंगे, तो अभी हमें और अपनी ताकत लगानी है और पुर्तगालियों को हमेशा के लिए यहाँ से हटा देना है। और बदले में ये इसको सारे सपोर्ट करते हैं। अब फॉर 4 days द बैटल रेज, 4 दिन तक बहुत ही रेज्ड बैटल होता है। बट द फोर्सेस उलाल वर इनफ, द पोर्टुगीज बीट अ हेस्टी रिपीट इन डिफीट, नेवर टू ट्रबल उलाल अगेन। लेकिन ये पोर्टुगीज मतलब अबक्का और उसके सैनिकों ने दुश्मनों को फिर से हरा दिया, और इस बार तो पोर्टुगीज बहुत बुरी तरह हारे और फिर वो कभी लौट कर उलाल नहीं आए। अब ये अपनी मदर को बोल रही है, मदर योर ड्रीम हैज़ कम ट्रू, उलाल इज़ फ्री। तो वो कह रही, अपनी माँ को याद करके कह रही है वो कि आसमान में देखते हुए कि माँ तुम्हारा सपना सच्चा हो गया, उलाल अब फ्री है। तो रानी ने सिर्फ अपने राज्य को हराया, बल्कि महिलाओं के साहस का भी एक नया इतिहास रचा। लेटर अबक्का हेल्प्ड वेंकट Venkatappa Nayak, the king of Keladi, to take the fort of Mangalore. The Portuguese were eventually completely driven out of the Mangalore by Shivappa Nayak and the greatest of the kings who ruled Keladi. बाद में अबक्का ने दूसरे राजाओं की मदद की और आखिर और पुर्तगालियों को पूरी तरह से साउथ इंडिया से बाहर निकाल दिया। तो वो सच में थी इस तरह से भारत की पहली क्वीन जो कि लड़ी थी आज़ादी के लिए, रानी अबक्का। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। तो ये रानी अबक्का उन सभी फीमेल के लिए एक इंस्पिरेशन है, और ऐसे मेल के लिए भी इंस्पिरेशन है जो ये समझते हैं कि वॉर लड़ना, दुश्मनों को हराना तो सिर्फ मर्दों का काम है, लेकिन लड़कियां भी, औरतें भी इतनी ही बहादुरी के साथ लड़ सकती है। बल्कि इस कहानी में हमने देखा कि सारे मेल रूलर्स थे, यहाँ तक कि इनके खुद के हस्बैंड भी पीछे हट रहे थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने आज 3 बहुत ही अच्छी कहानियाँ पढ़ी, जिसमें से लास्ट कहानी बहुत अच्छी थी। हमने पहली कहानी पढ़ी अपने देश के सारे ट्रू हीरोज़ के बारे में, फिर हमने APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत ही अच्छी पोएम पढ़ी, फिर हमने एक बहुत ही असाधारण वीरांगना की कहानी पढ़ी जो कि एक अडिग योद्धा थी, एक सच्ची देशभक्त की बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी थी, रानी अबक्का, द क्वीन हु फॉट द पोर्टुगीज। सो थ्रू दिस पावरफुल स्टोरी वी लर्न दैट ट्रू courage is not about having an army behind you, but about standing alone for truth and freedom. तो ये सारी स्टोरीज में और हमें ब्रेवरी का एक अच्छा एग्जाम्पल मिला। रानी अबक्का प्रूव दैट ब्रेवरी नोज नो जेंडर, शी स्टूड फर्म अगेंस्ट द माइटी पोर्टुगीज फोर्सेस। सो इसी के साथ हम ये यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट था क्लास 7 का, इसको हम ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम क्लास 6 की सीरीज़ चालू करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इफ़ यू लाइक टू दिस लेसन देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर inspiring lesson, and share these stories to your friends so that every student know about our brave heroes, our real heroes, and the true queen, a brave queen, Rani Abakka Devi. Thank you so much.